नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि वो दोबारा सरकार बनाए और भारतीय जनता पार्टी के बाबा बुलडोज़र के बुलडोज़र ने सारे अंधविश्वास रौंद के रख दिए। अखिलेश यादव को यह बताया कि आपकी हैसियत तो बढ़ी, वोट फीसदी बढ़े, पर अभी सरकार से आप बहुत दूर रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी को यह जता दिया कि बहुजन समाज पार्टी अब धीरे धीरे शून्य की ओर जा रही है, नेपथ्य की ओर उसने पग बढ़ाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को यह बताया कि चाहे जितनी मेहनत करें, उत्तर प्रदेश की ज़मीन कांग्रेस पार्टी के लिए उपजाऊ नहीं रह गई है। ऐसा नहीं कि चुनाव के नतीजे बहुत सरल आए हों, चुनाव के नतीजे बहुत घुमावदार हैं, बिल्कुल इमरती की तरह घुमावदार और आपस में उलझे हुए। तथ्य मरोड़ना, यथार्थ तथा मनोरचना में मिटा फर्क इस चुनाव में खूब देखा गया। विशेषकर एक एक्टिविस्ट मीडिया ग्रुप का छोटे मोटे वीडियो के आकार में प्रस्फुटित हो जाने में वह ज़्यादा उभरा, जिन्होंने राजनेताओं से पाए अर्थ के अनर्थ पेश किए। ऐसी अवांछनीय प्रवृत्ति गैर जिम्मेदाराना है। यह प्रवृत्ति सच को हराती है, पराजित करती है, राष्ट्र के मंत्र सत्यमेव जयते को नकारती है, खारिज करती है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे से प्राप्त सूचना के अनुसार 403 सदस्यों वाली नई विधानसभा में 200 सदस्य पुराने हैं, यानी इन लोगों को दोबारा विधानसभा के तौर तरीके बताने या फिर प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्वाधिक परेशान करने वाली बात यह है कि इस चुनाव में 1946 की भांति मुस्लिम मतदाताओं में एकजुटता दिखी। तब मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के पक्ष में मुसलमानों ने वोट डाला था। इस बार अखिलेश यादव की अगुवाई वाले एक गठबंधन विशेष हेतु वोट डाला है। चुनाव में मजहबी ध्रुवीकरण पूरी तरह साफ दिखा। नतीजतन जाति आधारित मतदान क्षीण हुआ। दलित केंद्रित बहुजन समाज पार्टी का केवल एक सीट जीतना इसका परिचायक है। श्रेय भले ही कोई भी लेने का प्रयास करे। हास्य तो इस पर होगा कि बसपा के सांसद दलितों के विप्र नेता पंडित सतीश चंद्र मिश्र ने बड़े आत्मविश्वास के साथ दावा किया था कि मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी, मगर व्यवधान ऐसा रहा कि अकेली एक सीट मिली, यानी बहुमत के आंकड़े से 202 कम। आशंकाएं जन्मती हैं कि अमेरिका में अश्वेतों की भांति और इस्लामी पाकिस्तान में शियाओं की तरह भारत में वैसा ही जनसमूह न दिखने लगे। इसे अर्थतंत्र बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यह विषय अखिलेश यादव के खासकर ध्यानार्थ है। याद कीजिए वर्ष 2012 को, तब इस युवा समाजवादी ने डॉक्टर लोहिया की विचारधारा से अनुप्राणित होकर राजनीति में प्रवेश किया था। इनके पिताश्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफिया डीपी यादव को टिकट देने का ऐलान कर दिया था। अखिलेश ने पुरजोर विरोध किया था, जाति भाई माफिया यादव का नाम काटा। तो अब यह कैसी प्रगति है कि 2022 में वही अखिलेश यादव माफिया पुत्र अब्बास अंसारी को मंच पर आहूत कर संदेश प्रसारित करते हैं कि आतंकी अब अवांछनीय नहीं है। कनिष्ठ ओवरसियर से नोएडा का चीफ इंजीनियर बना यादव सिंह और रेपिस्ट गायत्री प्रजापति भी अखिलेश सरकार के लाभार्थियों में शुमार हैं। अखिलेश ने शायद व्यंग में कहा होगा कि समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार के विधायकों की संख्या घटाई है। भाजपा के 17वीं विधानसभा में 325 सदस्य थे, अब 255 है, मगर सपा तो 203 न जीत पाई, केवल 111 पर ही सिमट गई। अर्थात 92 विधायक न जिता पाने के चलते सरकार बनाने में अखिलेश यादव अक्षम रहे। अखिलेश घोषित तौर पर 400 पार करने वाले थे, लेकिन त्रिशंकु ही रह गए। सामाजिक विग्रह जन्माने वाली बसपा का सुपड़ा साफ हो जाना इस चुनाव की आह्लादकारी विशिष्टता है। राज्य के 18 मंडलों में मायावती ने 18 जनसभाएं की। बसपा की हार जबरदस्त हुई। खुद उनके पैतृक गांव बदलापुर में बसपा हार गई, मगर चर्चा है कि मायावती ने अपने पार्टीजनों को हिदायत दी थी कि समाजवादी पार्टी को हराएं, अप्रत्यक्ष रूप से योगी को जिताओ। परिणाम सामने है। पिछली दफा मायावती का नारा था, चढ़ गुंडन की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर। इस बार बदलकर दलितों ने कमल का बटन दबाया। भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का जिक्र हो, प्रियंका वाड्रा ने 1989 से मृत प्राय पार्टी में स्पंदन ला दिया। अभी तक पार्टी आईसीयू में थी, वेंटिलेटर पर, अब सांसें लौट रही हैं। शायद 2027 के विधानसभा का यह रिहर्सल था, मगर दुख रहेगा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विधायक अजय कुमार लल्लू की पराजय का। वह संघर्ष के प्रतीक हैं। उनका एक पैर जेल में रहता है,
तुलना देखें, लोहियावादी अखिलेश यादव आज तक कभी जेल नहीं गए, संघर्ष का जायका ही नहीं लिया, सुकुमार ही रहे। शायद यही कारण कि यादव भूमि कहलाने वाले मध्य यूपी के 8 जनपदों के 29 सीटों पर यदुवंशी शिकस्त खा गए। करहल से नामांकन के दिन अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं प्रमाण पत्र लेने ही अब आऊँगा, लेकिन बीच में ही उन्हें जाना पड़ा और अपने प्रचार में खूब समय देना पड़ा। हालात कुछ ऐसे बने कि स्वयं पिता श्री मुलायम सिंह यादव को भी अभियान हेतु आना पड़ा। अब आए मोदी योगी पर। प्रधानमंत्री तो बड़ा होता ही रहा है, किंतु योगी भी तेज इंजन लगे। अपने गोरखपुर में 1 लाख से अधिक वोटों से योगी ने बढ़त हासिल की। मंडल की सभी सीटें भाजपा के खाते में ला करके डाल दी। यह इसलिए अचरज पैदा करता है क्योंकि एक माहौल दिखाया गया कि पार्टीजन खासकर विधायक मुख्यमंत्री से असंतुष्ट हैं। छत्री योगी सजातियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। योगी को उनकी जाति का अलंबरदार भी बताया गया और साबित करने की कोशिश की गई कि वो अपनी जाति को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी कारण विप्र वर्ग उनसे दूर हो गया। पारंपरिक रूप से भाजपा ब्राह्मण बनिया पार्टी रही है, मगर अंततः योगी ने समन्वय सर्जाया और ब्राह्मणों का वोट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया और योगी ने एक बड़ा बहुमत का आंकड़ा खड़ा करके दिखा दिया। अब कुछ हमारे व्यवसाय के बारे में। कतिपय कलमकार वीडियो रपट के माध्यम से फैला रहे थे कि समाजवादी गठबंधन द्वारा भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। श्रोता यकीन करने लगे। संदेह भी था कि समाजवादी गण इस योजना के मूल में है। विशेष मुनाफे की पेशकश भी हुई थी। अब सच तो निखर आता ही है। 10 मार्च को कलम के ऐसे लोग जरूर शर्मिंदा महसूस किए होंगे, मगर वे अत्यंत घृणित, जलील तथा अविश्वसनीय वातावरण बना गए। भला हुआ कि वोटरों तथा जनता ने ऐसे मीडिया कर्मियों को लोक दृष्टि में हे बना डाला, पानी दूध से अलग कर डाला। पत्रकारिता का आधार वास्तविकता होती है। इस चुनावी नतीजे में वह जीती, फेक न्यूज़ हारा और उम्मीद है कि लोकतंत्र हमेशा ऐसे फेक न्यूज़ को, पेड न्यूज़ को और उन समाचारों को जो लोगों को खुश करने या नाराज करने के लिए जर्नलिस्ट की जगह एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हुए लोग परोस रहे हों, उन्हें खारिज करके दिखाएगी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।